चलिए आज सोने चांदी की दुनिया में गहरी छलांग लगाते हैं। हमारे पास जनवरी 2026 के कुछ ताज़ा आंकड़े और रिपोर्ट्स हैं और इन्हें देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हैरान तो होना ही है। पिछले 10-12 सालों में जो कुछ बदला है वो इन कीमतों में साफ साफ दिखता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं और खासकर 2014 के मुकाबले आज हम कहाँ खड़े हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इन कीमतों के पीछे वैश्विक राजनीति, टेक्नोलॉजी का भविष्य और हम सबकी बचत से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे तुलना से। थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2014 में। हाँ, उस समय की दुनिया ही अलग थी। मुझे याद है उस जमाने में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 27,000 से 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, मतलब पहुंच में लगता था। हाँ, और चांदी भी करीब 40,000 से 50,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में थी। एक और बात, उस समय अमेरिकी डॉलर भी करीब 61 रुपए का हुआ करता था। और रोजमर्रा की चीजों का क्या? हमारे स्रोतों के मुताबिक दिल्ली में सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 410 या 420 रुपए का मिलता था। सोचिए, 410 रुपए। अब इस पूरी तस्वीर को दिमाग में रखिए और अब आते हैं आज, यानी जनवरी 2026 में। तैयार हैं? मुझे तो इन आंकड़ों देखकर भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने ने 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया है। 1,62,000? 28,000 से सीधे 1,62,000। ये लगभग 6 गुना की छलांग है। और चांदी की कहानी तो मतलब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। MCX पर चांदी 3,83,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। 3,83,000? हाँ, बल्कि हमारे एक स्रोत में तो ये भी लिखा है कि हाल ही में सिर्फ 2 दिनों के अंदर इसमें 53,000 रुपए का उछाल आया है। ये अविश्वसनीय है। वहीं अगर हम उस एलपीजी सिलेंडर पर वापस जाएं, तो उत्तर प्रदेश में आज उसकी कीमत 890 से 933 रुपए के बीच में है। मतलब वो भी दुगुने से ज्यादा हुआ है। पर सोने चांदी की तरह रॉकेट नहीं बन गया है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात छिपी है। एलपीजी की कीमतें अभी भी सरकार की नीतियों से एक तरह से नियंत्रित होती हैं, लेकिन सोना और चांदी ये तो पूरी तरह से वैश्विक बाजार के हवाले हैं। बिल्कुल, यह सिर्फ महंगाई नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली आर्थिक अनिश्चितता का एक आईना है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए इन कीमती धातुओं की ओर भाग रहे हैं। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, सोने में इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर है क्या? ये अचानक इतना कीमती क्यों हो गया? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई बड़ी वैश्विक ताकतों का एक कॉकटेल काम कर रहा है। अच्छा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध की जो नई आशंकाएं हैं, मध्य पूर्व और यूक्रेन में जो संघर्ष जारी है, इन सब ने एक डर का माहौल बना दिया। हाँ, और जब दुनिया में डर बढ़ता है तो सोने का भाव चढ़ता है। ये तो क्लासिक नियम है, यानी वो सेफ हेवन वाली बात। बिल्कुल। निवेशक स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम वाली जगहों से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं, लेकिन इस बार एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में है। वो कौन है? दुनिया भर के केंद्रीय बैंक। अच्छा। चीन, भारत, तुर्की जैसे कई बड़े देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए अंधाधुंध सोना खरीद रहे हैं। 2025 में ये खरीद रिकॉर्ड स्तर पर थी। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प बात है। क्या इसका मतलब ये है कि ये देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ सोना खरीदना नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है। देश अब डॉलर के बजाय सोने में अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित देख रहे हैं। जब इतने बड़े खरीदार लगातार बाजार से सोना उठाते हैं तो जाहिर है कि कीमतें आसमान छुएंगी। और इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का भी हाथ बताया जा रहा है। वो कैसे काम करता है? वो तीसरा अहम पहलू है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाता है या घटाने का संकेत देता है तो सोना निवेशकों के लिए और भी आकर्षक हो जाता है। कैसे? सोचिए, सोने पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जब बैंक में पैसा रखने या बॉन्ड्स में निवेश करने पर भी ब्याज कम मिले तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो सोना ही खरीद लो। अच्छा, तो दूसरे निवेश आकर्षक नहीं रहते, इसलिए लोग सोने की तरफ आते हैं। हाँ, इसे अर्थशास्त्र में अवसर लागत का घटना कहते हैं और भारत में तो इसका असर दुगना महसूस हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम सोने के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक हैं। हमें सोना डॉलर में खरीदना पड़ता है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़ता है और साथ ही रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें एक ही चीज के लिए दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात मुझे दिलचस्प लगी।
हमारे स्रोतों में लिखा है कि सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी सेक्टर से आने वाली असली यानी औद्योगिक मांग भी कीमतों को सहारा दे रही है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये मांग सोने की कीमतों को एक आधार देती है, एक फ्लोर प्राइस बना देती है जिससे वे एक हद से नीचे नहीं गिरती। सोने की कहानी तो काफी हद तक समझ में आती है, लेकिन चांदी तो मानो किसी और ही लीग में खेल रही है। हाँ, चांदी की कहानी सोने से कहीं ज्यादा जटिल और भविष्य से जुड़ी हुई है। ये सोने से भी तेज भागी है, इसका क्या राज है? सोने की कीमत मुख्य रूप से डर और निवेश की भावना से चलती है, लेकिन चांदी के रॉकेट जैसी तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है औद्योगिक मांग। औद्योगिक मांग मतलब फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल? ये तो हमेशा से होता आया है, इसमें नया क्या है? नया है इसका पैमाना और इसकी जरूरत। आज की जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है वो चांदी के बिना अधूरी है। जैसे कि सोलर पैनल्स, आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सबसे बढ़कर एआई को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, इन सब में चांदी एक अनिवार्य घटक है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दुनिया हरित ऊर्जा और एआई की तरफ बढ़ रही है, हम अनजाने में चांदी को और कीमती बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सटीक। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो चांदी पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर है, और यहीं पर समस्या शुरू होती है। क्या समस्या? मांग तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन जमीन से चांदी निकालने की रफ्तार उतनी नहीं बढ़ पा रही है। नतीजा 2021 से ही वैश्विक बाजार में चांदी की सप्लाई में लगातार कमी चल रही है, जिसे हम सप्लाई डेफिसिट कहते हैं। हाँ, और जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम तो कीमतें बढ़ना तो लाजमी है, और ये कमी बनी रहेगी। अनुमान है कि 2026 में भी यह कमी 100 से 200 मिलियन ऑन्स के बीच बनी रहेगी। ऊपर से चीन जैसे बड़े उत्पादक देशों की अपनी नीतियां और उनके पास घटती इन्वेंट्री भी बाजार पर और दबाव बना रही है। इसीलिए चांदी की कीमतों में इतना विस्फोटक उछाल दिख रहा है। सही कहा। इसी वजह से शायद बाजार के पूर्वानुमान भी इतने आक्रामक हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक सिटी ग्रुप जैसे बड़े विश्लेषक चांदी का वैश्विक लक्ष्य $100 प्रति ऑन्स देख रहे हैं। कुछ तो $175 तक की संभावना भी जता रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बड़े वैश्विक बैंक इस पर एकमत दिख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और यूबीएस जैसे संस्थान भी $60 से $65 प्रति ऑन्स का औसत देख रहे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि अगर तेजी का माहौल बना रहा तो 100 का स्तर पार हो सकता है। और भारत में अजय केडिया जैसे विशेषज्ञ एमसीएक्स पर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो का लक्ष्य देख रहे थे, जो जनवरी में ही पार हो गया। हाँ, अब अनुमान है कि साल के अंत तक चांदी 4 लाख रुपए के स्तर को भी पार कर सकती है। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि भारत में औद्योगिक मांग भी बढ़ रही है और साथ ही रुपए की कमजोरी का असर भी कीमतों पर पड़ रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? सोने और चांदी की ये जबरदस्त तेजी 2026 के बाकी समय में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? भविष्य के पूर्वागमन क्या कहते हैं? चलिए पहले सोने की बात करते हैं। जैसा हमने देखा, वैश्विक स्तर पर यह जनवरी 2026 में ही $5000 प्रति ऑन्स का अहम स्तर पार कर चुका है। हाँ, अब आगे क्या? हमारे स्रोतों के अनुसार ज्यादातर बड़े वैश्विक बैंक इसे लेकर बहुत आशावादी हैं। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल के अंत तक औसत भाव $5055 के आसपास रहेगा। और कुछ हिस्से भी ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, डॉइच बैंक और सोसाइटी जनरल जैसे कुछ विश्लेषक तो $6000 प्रति ऑन्स तक की संभावना भी देख रहे हैं, खासकर अगर भू राजनीतिक तनाव और बढ़ता है। तो कुल मिलाकर बाजार में एक आम सहमति है कि सोना 5000 से 5500 की रेंज में बना रहेगा। बिल्कुल। और इसका भारतीय बाजार के लिए क्या मतलब होगा? अगर वैश्विक कीमतें इस रेंज में रहती हैं, तो एमसीएक्स पर हम सोने को 1,80,000 से लेकर 2,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, और ये डॉलर रुपए की दर पर भी निर्भर करेगा? हाँ, वो भी एक बड़ा कारक होगा। और चांदी के बारे में क्या? उसका भविष्य कैसा दिख रहा है? चांदी के लिए जैसा हमने चर्चा की, कहानी औद्योगिक मांग और सप्लाई की कमी पर टिकी है। वैश्विक स्तर पर अब $100 प्रति ऑन्स के लक्ष्य पर लगभग आम सहमति बनती दिख रही है। और भारत में? भारत में अगर ये रुझान जारी रहा तो एमसीएक्स पर चांदी का 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या ये रास्ता एक तरफा ऊपर की ओर ही जाएगा या ये गुब्बारा फट भी सकता है? आपका ये सवाल सबसे जरूरी है। हाँ, मतलब इसमें जोखिम क्या है?
ये याद रखना होगा कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहेगी। सही है। कीमतें जब बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो मुनाफा वसूली का दबाव भी बनता है। जिन लोगों ने कम कीमतों पर खरीदा है वे अपना मुनाफा निकालने के लिए बिकवाली करते हैं, जिससे कीमतों में एक अस्थायी गिरावट आ सकती है, जिसे करेक्शन कहते हैं। बिल्कुल। और भी वजह हो सकती है। मान लीजिए अमेरिका से कोई बहुत मजबूत आर्थिक डेटा आ जाता है जो दिखाता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, तो निवेशक वापस स्टॉक मार्केट की ओर जा सकते हैं। हाँ, या फिर अगर डॉलर अचानक बहुत मजबूत हो जाए तो भी सोने चांदी की तेजी पर ब्रेक लग सकता है। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि जोखिम प्रबंधन का ध्यान रखें और किसी भी बड़ी गिरावट को खरीदने के मौके के तौर पर देखें, न कि घबरा कर बेचने के। आपने सही समझा। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक बात तो साफ है कि 2026 में कीमती धातुओं में ये जो तूफान हम देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वैश्विक डर, केंद्रीय बैंकों की बदलती रणनीति, टेक्नोलॉजी की भविष्य की जरूरतें और दुनिया भर की आर्थिक नीतियों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। हाँ, और 2014 से तुलना करने पर यह तस्वीर और भी साफ हो जाती है कि दुनिया पिछले एक दशक में कितनी बदल गई है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे चांदी हरित ऊर्जा और एआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए अनिवार्य हो गई है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू था। तो क्या अब समय आ गया है कि हम चांदी को सिर्फ एक कीमती धातु मानना बंद कर दें? क्या हम इसे सोने, तेल या लिथियम की तरह एक रणनीतिक औद्योगिक वस्तु के रूप में बदलते हुए देख रहे हैं? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा जब किसी देश की तकनीकी प्रगति सीधे तौर पर एक धातु की कीमत और उसकी उपलब्धता से जुड़ जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा।